नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं दोस्तों अपना केंद्रीय विद्यालय का जो मेरा टीजीटी का इंटरव्यू हुआ है उसका मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले क्या होता है और फिर क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। आप लोगों को भी पीआरटी का इंटरव्यू देना है दोस्तों, तो वे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पीआरटी में भी वही प्रक्रिया होगी जो टीजीटी और पीजीटी में प्रक्रिया हुई है। तो आज मैं ना केवीएस का टीजीटी का तो दोस्तों आज मैं अपना केंद्रीय विद्यालय का जो मेरा टीजीटी का इंटरव्यू हुआ है उसकी दोस्तों मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू है जो तो देहरादून में हुआ। अभी मेरा 22 मई को मेरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू था, देहरादून में हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में। वहाँ मेरा टीजीटी का हिंदी का था इंटरव्यू। तो सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपको मालूम है सबसे पहले कि जैसे अभी पीआरटी का है तो पीआरटी का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में इंटरव्यू लेटर आता है। इंटरव्यू लेटर आपका जो उसी में क्या कहते हैं वेबसाइट में ही उसी में आपका अपना रोल नंबर और वो डालेंगे तो निकल आएगा इंटरव्यू लेटर। तो वहाँ पर दोस्तों 5-5 कापियाँ लिखी थी कि 5-5 सेट बना के कॉपी मतलब लेके सभी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबको लेकर के जाना है। तो दोस्तों मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे गया देहरादून में। मेरा 22 मई को इंटरव्यू था और मैं 22 की जगह 19 को ही वहाँ पहुँच गया था। वो 19 की जगह 20 को मैं वहाँ पहुँच गया था देहरादून में। तो दोस्तों जैसे ही अब हम बात करते हैं विद्यालय में कि जैसे ही आप विद्यालय में वहाँ पर पहुँचेंगे फिर आगे की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों जैसे ही वहाँ पे जो व्यवस्था थी देहरादून में, तो वहाँ पे सबसे पहले तो गेट में चिपका दिए थे। मेरे उसमें दोस्तों 12 बोर्ड थे, जो साक्षात्कार के इंटरव्यू के पैनल थे तो 12 पैनल थे। तो 12 पैनल में उसमें सब लोगों को लिस्ट चिपका दिए गए थे कि सुबह 9 से 12 किसका इंटरव्यू होना है और दोपहर में 2 से 5 किसका इंटरव्यू होना है। ये वहाँ पे लिस्ट में गेट में ही चिपका दिया गया था। जिनका 22 तारीख को होना था उनका सुबह वो चिपका दिया गया था। तो मैंने देखा अपना कि मेरा सुबह मीटिंग में है, तो मेरा इंटरव्यू सुबह मीटिंग में था दोस्तों। तो जैसे मेरा इंटरव्यू जो उसमें लिस्ट में चिपका हुआ था तो उसमें दोस्तों मेरा 5वें नंबर पे चिपका हुआ था कि सुबह 9 से 12 में कुल मिला के वही 15 लोगों का इंटरव्यू होना था, मतलब सुबह 9 से 12 के बीच में। लेकिन उन 15 लोगों में मेरा 5वें नंबर में मेरा नाम था। तो दोस्तों जब वहाँ पे आप विद्यालय में मैंने प्रवेश किया तो सबसे पहले तो वहाँ पे जैसे ही आप सब कुछ आपका चेक करते हैं उसके बाद आपको गेट के अंदर एंट्री होती है कि आप कुछ लिए तो नहीं। मोबाइल दोस्तों बाहर ही जमा हो जाता है, मोबाइल आप नहीं लेके जा सकते हैं, मोबाइल वहाँ बाहर ही जमा करा लेते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं गया अपने खाली उसमें आप कागज़ बस ले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बस, और कुछ ले जाना वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही अंदर गया दोस्तों मैं, तो सबसे पहले तो लाइन लगी हुई थी पैनल के हिसाब से। 12 बोर्ड थे मेरे उसमें, क्या कहते हैं देहरादून में जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होना था वहाँ पर 12 बोर्ड थे। तो 12 बोर्डों में दोस्तों लाइन लगी हुई थी कि पैनल नंबर 1 में जिसका है उसकी लाइन ये है, उसकी लाइन इधर है, 2-3 वालों की, 4-5 वालों की इधर, इस तरह करके 12 लाइन लगी हुई थी 12 बोर्ड के हिसाब से। मेरा दोस्तों 11वें बोर्ड में था। जो मेरा साक्षात्कार का बोर्ड था वो 11वां था और बहुत ही अच्छा भी था। 11वां था और बहुत ही अच्छा बोर्ड था, बहुत ही सपोर्टिव था जितने भी थे। तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे लाइन लगी तो एक एक करके सबसे पहले बायोमेट्रिक दोस्तों हो रहा था। सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ, वहाँ पे लाइन लगी थी, एक एक करके भेज रहे थे हर पैनल से। तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बायोमेट्रिक करीब आधे 1 घंटे लग गया था क्योंकि बहुत लोग थे। तो वही 263 लोगों को सुबह मीटिंग में वो 22 तारीख को उस दिन होना था। तो 263 लोग सभी यूआर कैटेगरी के थे, तो सभी लोगों का होना था। तो दोस्तों सबसे पहले बायोमेट्रिक वहाँ पे जब हम पहुँचे तो बायोमेट्रिक हुआ वहाँ पे हम लोगों का, सभी लोगों का बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद में वो जो बायोमेट्रिक कर रहे थे, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों भूल गए, जब वहाँ पे जो लिस्ट चिपकी हुई थी गेट में दोस्तों, मैं भी लिस्ट आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह की थी। तो वहाँ पे जो लिस्ट चिपकी हुई थी उसमें जो लिखा हुआ था कि साक्षात्कार का बोर्ड ये है आपका और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सभी का अलग अलग हो रहा था। ये आप मत समझिए कि सभी का एक ही हुआ है। 12 बोर्ड थे तो 12 मतलब बोर्ड अगर इंटरव्यू वाले थे तो 12 ही बोर्ड, उसके 12 पैनल उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ही बने थे दोस्तों।
जिसमें आपका जैसे मेरा 11वें नंबर का बोर्ड था मेरा इंटरव्यू वाला, तो इंटरव्यू वाला जो पैनल था वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पैनल भी उसमें 12 ही बने थे। आप समझिए, आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह भीड़ मची है और सब लोग जा रहे हैं इसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ऐसे नहीं हो रहा था दोस्तों। वहाँ पे बायोमेट्रिक होने के बाद में लिस्ट में पहले ही चिपका दिया गया था कि आपकी इतने बजे क्या कहते हैं यहाँ पे इस कमरे में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो मेरा 11वें नंबर में 11वां मेरा साक्षात्कार का बोर्ड था, 11वां बोर्ड था मेरा पैनल इंटरव्यू का। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पैनल वो भी 11वें नंबर का था। तो जितने 11वें बोर्ड वाले थे उन्हीं का वो चेक कर रहे थे, बाकी वो सबका नहीं चेक कर रहे थे। तो 3 लोग थे दोस्तों उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक करने में। सबसे पहले जब हम गए तो हमारा बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक बाकायदे वो मैच कर रहे थे पूरा। जैसे आप पेपर देने के समय गए थे जब, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हो रहा था, तो यहाँ भी बायोमेट्रिक हो रहा था, तो पूरा बाकायदे चेक कर रहे थे, फिर अंदर वो जाने दे रहे थे। उसके बाद दोस्तों जब हम वहाँ पे गए तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमको कमरे में बैठा दिया गया। उसी कमरे में वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले पैनल भी बैठा था। वहीं पे सब जितने हमारे बोर्ड के लोग थे, मतलब जिनका सुबह मीटिंग में होना था, वही 10-15 लोग थे जितने हमारे उसमें थे हमारे बोर्ड में 11वें नंबर के। तो सभी लोगों को वहाँ पे बैठा दिए गए और सभी लोगों का वहाँ पे एक एक करके वो लोग लाइन से बुला रहे थे, सीरियल वाइज नाम से एक एक करके सबका वो चेक कर रहे थे। तो दोस्तों वहाँ पे मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना समय लगता है कि क्या बताऊँ, पर बहुत ज़्यादा समय लगता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक एक करके सभी कागज़ हमारे देखे गए, ओरिजिनल सभी 5-5 सेट में उसमें लेके जाना था। बायोडाटा दोस्तों आपको मालूम ही होगा, तो बायोडाटा आपको 5 उसमें भर के ले जाना है। तो बायोडाटा उसमें 5 सेट बायोडाटा का मांग रहे थे, बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स थे उनकी सबकी फ़ोटो कापी मांग रहे थे और ओरिजिनल कागज़ कुल मिला के वो सब देख रहे थे और बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, अच्छे से देख रहे थे। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि इस बार बहुत से लोग टीजीटी में क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन की वजह से और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी वजह से बहुत से लोग बाहर हो गए हैं। तो इसीलिए वे लोग बहुत ही बारीकी से हर चीज़ देख रहे थे। और मैं आपको दोस्तों देख लूँ एक चीज़ बताऊँ, टीजीटी में एक चीज़ लिखा है कि 50% का जो वे है क्राइटेरिया है, तो 50% में उसमें लिखा एग्रीगेट है कि ओवरऑल आपके सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% होना चाहिए। लेकिन वो पर ईयर ही देखते हैं। आपको मैं बता दूँ, आप ये धोखे मत रहिए कि एग्रीगेट देखते हैं ओवरऑल देखते नहीं देखते। वो लोग हर ईयर देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट में हर साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वो सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट में भी देखते हैं कि आपके इसमें भी 50% है हर साल में कि नहीं। आप ये बता दूँ हर साल में टीजीटी का, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अटपटा होता है। तो दोस्तों उन लोगों ने जांच वाँच की, पूरी बाकायदे कागज़ की जांच वाँच करने के बाद उन्होंने फाइल क्या कहते हैं, एक और बगल में रहते थे वो भी पैनल के सदस्य थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। उन्होंने फिर जब जांच वाँच हो गई, मेरी जल्दी हो गई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरा बहुत ही जल्दी हो गया था। उसके बाद बगल में एक और थे सर, तो उन्होंने क्या कहते हैं पूरी फाइल बना रहे थे। फाइल में पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे लगा रहे थे, बायोडाटा जो 5 प्रति मंगाई हुई थी 5 प्रति क्या कहते हैं उसमें लगा रहे थे, और उसके बाद पूरी एक फाइल बना रहे थे। बहुत ही करीब 5-6 बार जांच करने के बाद वो ऐसी फाइल बनाते हैं। समझिए बहुत ही बारीकी से जांच होती है दोस्तों। वहाँ अगर आप गलत किए कुछ, अगर फ्रॉड है 420 है तो तुरंत पकड़ा जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। इतनी बारीकी से वहाँ पे जांच होती है, ऐसे नहीं है कि तुरंत ऐसे नहीं होता, बहुत ही बारीकी से जांच होती है। तभी तो इतने लोग बाहर हो गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो एक फाइल लगा के वही क्या कहते हैं जो कमरे में चपरासी होता है, वो सीरियल की जगह जिसका जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था उसको जल्दी भेज रहे थे इंटरव्यू के लिए, ऐसा था। मैं जब गया तो मेरा दूसरे नंबर में, उससे पहले एक लड़की का हुआ था इंटरव्यू मेरे बोर्ड में, बाकी दूसरे नंबर में मेरा वो लिस्ट में 5वें नंबर में नाम था, लेकिन मेरा दूसरे नंबर में इंटरव्यू हो गया था। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वही क्या कहते हैं अंदर जैसे ही प्रवेश किया मैंने कमरे में, वो चपरासी साथ में फाइल लेके जाता है। जो चपरासी होता है वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले रूम में ही चपरासी होता है, वो आपकी फाइल लेता है और आप अपनी फाइल जो डॉक्यूमेंट्स वाली ओरिजिनल वाली है उसको आप अपने हाथ में लेते हैं और आप उसके साथ में अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे इंटरव्यू का पैनल बैठा हुआ है, बोर्ड बैठा है इंटरव्यू पैनल, तो वहाँ पे आप जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही वो चपरासी लेके गए तो वो फाइल पहले अंदर क्या कहते हैं हमारी पहुँचा दी जाती है, फाइल हमारी अंदर पहुँचा दी गई। उसके बाद हम बाहर खड़े रहते हैं, वहाँ से बेल बजती है, तो फिर बाहर एक चपरासी रहता है, तो वे फिर कहता है कि जाइए सर, ऐसा रहता है।
तो जब हम गए, सबसे पहले मैं जैसे ही गया कमरे में, मैंने एंट्री की, तो एंट्री करके वही सबसे नमस्ते किया, नमस्ते सर प्रणाम। मेरे उसमें दोस्तों बता दूं, मेरे इंटरव्यू पैनल में 4 लोग थे। 4 लोग में 3 जेंट्स थे, 1 फीमेल थी, 1 मैडम थी, 3 सर थे, और मैडम बीच में बैठी हुई थी, और क्या कहते हैं, तीनों सर बाकी बैठे थे। तो 4 लोग थे मेरे पैनल में दोस्तों। तो मैं जैसे ही कमरे में एंट्री किया मैंने, तो सबसे पहले वही मैंने नमस्ते किया, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। तो उन्होंने कहा हाँ आइए बैठिए। तो उन्होंने बैठने के लिए कहा, मैंने बैठा, मैंने कहा थैंक यू सर, बैठा वहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है। उन्होंने मेरा परिचय नहीं पूछा। आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, उन्होंने ये मुझसे नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे कहा आपका क्या नाम है। तो मैंने अपना नाम बताया, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। आप सबको भी मैं यही सलाह दूंगा, आप लोगों को भी जिनका इंटरव्यू बचा है उनको भी मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि दोस्तों जितना पूछे उतना ही बताना है, आपको एडवांस नहीं बताना है। कि वो आपका नाम पूछ रहा है, आप अपना परिचय 2 पन्ने का 10 मिनट का तैयार करके ले जाएं, ऐसा नहीं होता है। इंट्रोडक्शन मेरा भी तैयार था, मैं अपना तैयार करके गया था पूरा कि डिटेल में इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन जितना वो लोग बताएंगे पूछेंगे वहाँ पर उतना ही बताना है। अगर वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है तो आपको नाम ही बताना है, आपको अपना बायोडाटा नहीं देना है कि पूरा मैं बायोडाटा अपना दे दूँ, अपना पूरा परिचय दे दूँ, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो मैंने बताया कि सर मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है। कहा ठीक है। मैंने अपना परिचय नहीं दिया है, परिचय देना भी नहीं है दोस्तों, जितना वो पूछे उतना ही जवाब देना। अगर वो मुझसे कहते कि आप अपना परिचय दीजिए, तब मैं अपना परिचय देता कि मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है, मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का निवासी हूँ, बाकायदा मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पूरा डिटेल में देता है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा आपका क्या नाम है, तो मैंने नाम बताया, मैंने अपना परिचय नहीं दिया है। आप लोगों को भी मैं यही सुझाव दूंगा कि आप लोगों से अगर कोई पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताइए, आप अपना परिचय क्यों दे रहे हैं। आपको उनके पास तो आपका बायोडाटा ऑलरेडी है ना, तो वो देख नहीं लेंगे ना, उनको जितनी जरूरत होगी उतना ही पूछेंगे ना। आप एडवांस में क्यों बता रहे हैं, फंस जाएंगे अगर एडवांस में बताएंगे। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जो मेरे क्या कहते हैं पैनल के जो मेरे क्या कहते हैं अध्यक्ष थे, मतलब हेड थे, सबसे चेयरमैन थे जो मेरे साक्षात्कार बोर्ड के, तो उन्होंने चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, मैं कुर्सी में बैठा हुआ था, कहा कि आशीष जी मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं अपनी कॉपी में ये लिख के लाया हूँ, ये लिख के लाया हूँ, मतलब उन्होंने 4 लाइन यहाँ पे बाकायदे लिखा, उन्होंने 4 लाइन यहाँ पे लिखा उन्होंने कि, और 4 लाइन उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा वर्तनीय शुद्धि, उन्होंने वाक्य शुद्धि, जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ना वाक्य शुद्धिकरण, वर्तनी जो हमारी शब्दों की शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण हमारे टॉपिक है ना, तो वही उन्होंने 4 मतलब शब्द नहीं लिखा, आप लोग सोचते हो कि शब्द लिखा, उन्होंने बाकायदे 4 लाइन पूरी लिखी और 4 लाइन में पूरा गलत शब्द लिखा, मतलब कि उसको सही करना था हमको। तो उन्होंने दोस्तों जब 4 पूरी गलत लाइन लिखी तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं अपनी कॉपी में इस तरह लिख के लाया हूँ, इसको आपको कैसे इसको सही करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि सर कैसे, मुझ से बताना है या फिर बोर्ड में। तो उन्होंने कहा नहीं बोर्ड में जाके बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये व्हाइट बोर्ड और मार्कर वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे चाक वाला बोर्ड था, वही हरे कलर का बोर्ड था और ये क्या कहते हैं चौक लिखने वाली थी, मतलब ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर नहीं था, वहाँ पे चौक वाला वही था, चाक बोर्ड। तो मैं दोस्तों वहाँ पे बोर्ड में गया, तो वहाँ पे मैंने जो मुझको शब्द गलत लगे उनको मैंने सही किया। और सबसे ज़्यादा गलती मैं आपको बता दूँ अनुस्वार वाली, सबसे ज़्यादा पंचमाक्षर और अनुस्वार की सबसे ज़्यादा गलती वहाँ उसमें गलती थी, और शब्द क्या कहते हैं अशुद्ध थे, तो उनको मैंने सही किया। जैसे उन्होंने एक, मैं आपको बता दूँ ये रूप, तो ये रूप दोस्तों उन्होंने ऐसे लिखा था, उन्होंने ऐसे लिखा, आप लोगों को मालूम होगा ये रूप गलत है, ये रूप नहीं रूप इसे रूप कहते हैं। तो मैंने इसको ये ऐसे लिखा, रूप ये होता है, रूप में बड़ा ऊ होता है, ये दोस्तों बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है। यहाँ पे जब रा में मात्रा लगती होगी तो ये बड़े ऊ, गुंडी लग जाती है तो इसमें बड़ा ऊ होता है, और जिसमें गुंडी नहीं लगती है, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों रुपया, तो रुपया में दोस्तों ये छोटा ऊ है और यहाँ पे ये बड़ा ऊ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गुंडी लगा है ये दोस्तों। तो इस तरह करके बारीक वहाँ पे अशुद्धि थी, वर्तनी बहुत ही बारीकी से उन्होंने अशुद्ध किया था, उसको शुद्ध करना था।
तो दोस्तों मैंने पूरी बर्तनी शुद्ध किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि ये सही है? मैंने कहा जी सर। कहा आपको विश्वास है? मैंने कहा जी सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस समझे, मैंने तो यही पढ़ा है, यही सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक ठीक। उन्होंने कई शब्दों में मुझको कुल मिला के कॉन्फिडेंस चेक करते हैं दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस की, आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मेन चीज़ ये चेक करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि ये क्या कहते हैं, ये आपको ये सही लिखा है, आपको सही लग रहा है? मैंने कहा जी सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मुझे तो यही लग रहा है कि मेरे हिसाब से यही सही है। कुल मिला के आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप अपनी बात से पलट तो नहीं रहे हैं उनके कहने पे, मेन चीज़ ये है। मुझको उन्होंने 3-4 बार कहा कि ये आपने सही लिखा है, कहीं पे गलत तो नहीं है? तो मैंने कहा सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उनको बताया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आइए बैठ जाइए। उन्होंने बैठने के लिए कहा, फिर मैं बैठा वहाँ पे। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक कक्षा 10वीं का लड़का है आपकी कक्षा में, वह बहुत ही शरारती बच्चा है और वह अपने बगल के बच्चों की कॉफ़ी फाड़ डालता है, किसी का बस्ता फाड़ता है, लड़कों को परेशान करता है। तो अब आप बताइए आप क्या करेंगे? तो मैंने उनको बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि सर मैं तो सबसे पहले उसकी क्या कहते हैं, उस जो एनर्जी है उस एनर्जी को पॉजिटिव दिशा पे मोड़ने की प्रयास करूंगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी है, अगर उसको हम सही दिशा में अगर उसका हम उपयोग कर लें तो हमारे लिए भी बहुत सकारात्मक रहेगी और उस बच्चे के लिए भी बहुत सकारात्मक रहेगी। मैंने उनको बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया और वो संतुष्ट भी होगा। मेरा ना दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा इंटरव्यू 20-25 मिनट चला था और बहुत ही अच्छा रहा इंटरव्यू मेरा। मैं अपने संतुष्ट हूँ इंटरव्यू से, मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा और 20-25 मिनट चला। और आपको ताज्जुब की बात बताऊं कि मेरे इंटरव्यू में डेमो नहीं हुआ दोस्तों, मेरे इंटरव्यू में डेमो हुआ ही नहीं। इतना बात करने में है पैनल मुझसे हुए था कि उन्होंने मेरा डेमो ही नहीं लिया। मेरी मुझसे बात हुई, हर तरह की बात हुई मुझसे दोस्तों। राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए, संस्कृत से पूछे गए, हिंदी से पूछे गए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मुझसे डेमो नहीं लिया गया। मुझको 3 बार बोर्ड में भेजा गया लेकिन मुझसे डेमो नहीं लिया गया। मुझको 3 बार उन्होंने बोर्ड में भेजा कि बोर्ड में लिखने के लिए, मतलब कई चीज़ें आई, लेकिन मुझसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं मेरा इंटरव्यू टीजीटी का था, लेकिन मैंने एमए मेंशन किया था अपना, क्यों मैंने एमए हिंदी से किया तो मैंने एमए भी उसमें लगाया था, उससे भी मुझसे क्वेश्चन बने थे एमए से भी। तो फिर दोस्तों उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि सर मैं ऐसा ऐसे उसको दिशा में मोड़ूंगा और पूरा मैंने विस्तार से उत्तर दिया, आप लोगों को अभी नहीं बता रहा, पूरा मैंने उसका विस्तार से उत्तर दिया कि मैं ऐसे ऐसे उसको सही दिशा पे मोड़ूंगा। तो वो संतुष्ट हो गए मेरे जवाब से, मैंने इतना सही जवाब दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आशीष जी आपने क्या कहते हैं एमए किया है? मैंने कहा जी सर एमए किया है। तो उन्होंने कहा कि एमए में आपके कौन कौन से विषय थे? आप समझिए दोस्तों, ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप जो भी लिख रहे हैं उसमें तो वे आपकी ज़बान पे रटा होना चाहिए, आप ये समझ लीजिए। आप सोचिए कि क्या कहते हैं वो मैं लगाए दे रहा हूँ बीए में मेरा क्या सब्जेक्ट है, बीएससी में मेरा क्या सब्जेक्ट है, नहीं होगा, फंस जाएंगे आप तुरंत, क्योंकि वहाँ यही पूछते हैं। वहाँ तो आप जितना लिख रहे हैं एक एक शब्द भी बायोडाटा से लेकर के, बायोडाटा में जो भी आप एक एक शब्द भर रहे हैं उससे लेकर के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं शैक्षिक योग्यता के और अदर भी जितने आप लगा रहे हैं अचीवमेंट अपने, तो सभी के बारे में विस्तार से दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब आप लगाइए, मेरे तो यही सलाह है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एमए में आपने किया, एमए में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? तो मैंने दोस्तों बताया कि सर मैंने एमए किया था, तो मेरा फर्स्ट ईयर में तो सर मैंने पेपर दिया ही नहीं, क्योंकि उस समय पे लॉकडाउन था, तो कोरोना की वजह से मुझे पेपर देने का अवसर ही नहीं मिल पाया। सेकंड ईयर में मैंने पेपर दिया था, उसके मैंने विषय बताया कि आधुनिक काव्य साहित्य, गद्य साहित्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार। उन्होंने पूछा कि एमए में क्या कहते हैं आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? तो मैंने उनसे बताया कि सर मेरे विश्वविद्यालय में स्पेशलाइजेशन मतलब कोई लेखक या कवि नहीं चलता है, मेरे विश्वविद्यालय में ऐसे नहीं है पाठ्यक्रम में। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कहा था कि पत्रकारिता एमए में आपने पढ़ा है, एमए सेकेंड फाइनल ईयर में। मैंने कहा जी सर। तो कहा पत्रकारिता को हिंदी में क्यों जोड़ा गया? उन्होंने मुझसे पूछा। फिर मैंने बताया कि पत्रकारिता को हिंदी में क्यों जोड़ा गया, पत्रकारिता को अगर हम रोजगार के माध्यम से जोड़ दें तो उसके पत्रकारिता के माध्यम से हम अपने लेखन में सुधार कर सकते हैं, और उसको अगर हम रोजगार में अपने रोजगार के माध्यम से जोड़ दें तो हमारे रोजगार के एक साधन बन जाएगा पत्रकारिता। मैंने उनको उत्तर दिया, वे संतुष्ट भी रहे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम ने पूछा, उसके बाद मैं नहीं पहले उसके बाद सर ने पूछा। उन्होंने कहा कि ये बताइए आशीष जी, आप हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के टीचर को संस्कृत की भी बेसिक जानकारी होना चाहिए। मैंने कहा जी सर होनी चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि हिंदी और संस्कृत में क्या अंतर है, आप ये बताइए। तो मैंने उनको बताया कि हिंदी और उन्होंने पूछा हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में आपको क्या अंतर समझ में आता है। तो मैंने उनको बताया कि हिंदी व्याकरण में सर सबसे पहले तो देखिए हमारे यहाँ स्वर 11 होते हैं, वहाँ पर हिंदी और संस्कृत में 13 होते हैं। हमारे यहाँ लिंग 2 होते हैं, वहाँ पर 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। मैंने कहा हमारे यहाँ वचन हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन नहीं होते। मैंने पूरा अंतर बताया उनको, उन्होंने कहा ठीक ठीक ठीक। उसके बाद मैडम थी, मैडम ने पूछा कि क्या कहते हैं आशीष जी आपने बीए में राजनीति विज्ञान भी पढ़ा है। मैंने कहा जी मैडम मैंने राजनीति विज्ञान पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा जी मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में कैसी राजनीति हो रही है। तो मैंने बताया उन्होंने कि जाति आधारित, जाति क्षेत्रवाद और जातिवाद राजनीति में वर्तमान की कितना हावी है। मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा है तो आपने सेक्युलरिज्म पढ़ा होगा, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैडम मैं अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करूं या संविधान के हिसाब से या सरकार के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, तीनों तरह से व्याख्या करी। तो मैंने कहा सर मैडम मैं संविधान के हिसाब से सेक्युलरिज्म की व्याख्या करता हूँ। तो मैंने उनको बताया, व्याख्या विस्तार में किया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी में राजनीति विज्ञान और जियोग्राफी और हिस्ट्री की मेरी अच्छी तैयारी भी थी और मुझे पढ़ने में भी मजा आता है, तो इसलिए मुझको आता था इसका जवाब, इसलिए मैंने उनको विस्तार में इसका जवाब भी बताया। अगर मैं राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा होता और मुझको नहीं आता तो मैं फंस जाता इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने उनको जवाब पूरे विस्तार से बताया और वो संतुष्ट भी मेरे जवाब से हुई। तो फिर उनको मैंने सेक्युलरिज्म का पूरा अर्थ बताया संविधान के रिगार्डिंग। तो मैंने बताया कि संविधान के हिसाब से तो सेक्युलरिज्म ये है कि भारत का जो नागरिक है वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय किसी भी हिसाब से उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वह केवल भारत का नागरिक है। उसके साथ में यहाँ की जो सरकार है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लग रहा है कि संविधान के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा मैडम। तो उन्होंने कहा आपको कैसे लग रहा है। मैंने कहा मैडम हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, तो सभी राज्य सरकारें अलग अलग उसकी व्याख्या करती हैं और अलग अलग हिसाब से उनको चलाती हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो क्योंकि देखिए एक बात बताऊं दोस्तों, आप बनावटी जवाब मत दीजिए ना। जो क्या वे लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं कि वो विदेश में थोड़ा रहते हैं, वे भी तो हमारे देश में ही रहते हैं, वे भी हमारे जैसे ही रहते हैं ना इंटरव्यू पैनल वाले। तो उनको मालूम नहीं है क्या कि वर्तमान की भाई राजनीति कैसी चल रही है, जातिवाद पे चल रही है, क्षेत्रवाद पे चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, संविधान का कितना उल्लंघन हो रहा है, सेक्युलरिज्म में कितनी चर्चा हो रही है, कितनी बहस हो रही है और गलत कितनी व्याख्या हो रही है सेक्युलरिज्म की राजनीति में। आप तो जानते हैं, तो क्या वे नहीं जानते हैं क्या कि वे पेपर नहीं पढ़ते कि न्यूज़ नहीं देखते हैं। इसलिए जो है वर्तमान में और जो सही है मैंने वही बताया। मैंने ना तो कोई बनावटी जवाब दिया और ना ही मैंने कोई आदर्श जवाब दिया। जो है वर्तमान में और जो सत्य है मैंने वही जवाब दिया सेक्युलरिज्म में, और उनको अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने एमए किया है, आपने ये बताइए आपको उपन्यास कौन कौन से पसंद है। तो मैंने कहा कि मैडम मुझको तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास और कहानियाँ पसंद है। तो उन्होंने फिर मुझको कहा कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र जी के अलावा भी कुछ है। मैंने कहा जी सर है मुंशी प्रेमचंद्र जी के अलावा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, जाइए और बोर्ड में 11 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो मैं बोर्ड में गया तो मैंने क्या कहते हैं वही उपन्यास लिखे। तो मैंने यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र जी के ही उपन्यास लिख डाले भी। वही हाँ, धर्मवीर भारती जी का एक मैंने लिखा, शायद अंधा युग या मैला, हाँ नहीं मैला आंचल धर्मवीर भारती जी का, मैला आंचल मैंने लिखा था धर्मवीर भारती जी का। और क्या कहते हैं हाँ 9 मैंने पूरे क्या कहते हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, इस तरह करके मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास लिखे। तो फिर उन्होंने मुझको कहा, मैं 9 उपन्यास लिख पाया था दोस्तों, 11 उन्होंने कहा था, मैं 9 लिख पाया था। और मैंने 9 में एक चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी की कहानी है, एमए में मैंने पढ़ी थी, तो चीफ की दावत मैंने उसमें लिख दिया था। तो जब उन्होंने कहा आ जाइए, मैं 9 ही लिख पाया था, 11 नहीं लिख पाया था, कि उन्होंने मुझको बुला लिया, उन्होंने कहा आ जाइए। तो मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि ये बताइए आप एक बार देखिए आपने क्या लिखा है। मैंने कहा जी सर, कहा इसमें सभी उपन्यास है, 9 जितने आपने लिखा है इसमें सभी उपन्यास है। तो मैंने कहा सर चीफ की दावत कहानी है। तो कहा कहानी कन्फर्म है आपको। मैंने कहा जी सर कन्फर्म है, चीफ की दावत कहानी है भीष्म साहनी जी की।
तो कहा कि ठीक है, कहा कन्फर्म है ना आपको? मैंने कहा जी सर। कहा और अच्छे से देखिए, और तो कोई नहीं है, सभी बाकी आपके उपन्यासी है। मैंने कहा जी सर, बाकी सर मेरे हिसाब से सभी उपन्यासी हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको नहीं दोस्तों, मैं आपको ही बताऊँ। हाँ, दोस्तों याद आ गया। उन्होंने ये मुझसे कहा था कि कक्षा 10 में क्या कहते हैं, कक्षा 10 का एक विद्यार्थी है, वह बहुत ही पढ़ाकू विद्यार्थी है, और वह कह रहा है कि सर मुझको कहानी उपन्यास पढ़ना पसंद है, तो मैं कौन कौन से उपन्यास पढ़ूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये आप बताइए उस विद्यार्थी को, आप कैसे बताएंगे। तो फिर उन्होंने कहा था कि बोर्ड में लिख के बताइए, 11 उपन्यास आपको बताना है, ये है क्वेश्चन था उनका। तो फिर मैंने लिखे थे, हालांकि इसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाया था इस क्वेश्चन का मुझको, क्योंकि अलग अलग राइटर पे देना चाहिए था जवाब, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में नहीं आता। दोस्तों आपको बता दूं, आप अगर 100 चीज़ याद करके जाएंगे तो कमरे में अंदर प्रवेश करते ही 10 ही चीज़ आपका वहाँ पे बचेगा, बाकी भूल जाता है 90 चीज़। वो मेरे साथ भी हुआ था। तो मुझको बताना अलग अलग राइटर के चाहिए था कि अलग अलग राइटर के मैं वहाँ पर उपन्यास बताता जो अलग अलग जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती की थी कि मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी के ही सभी बता दिए थे। उन्होंने हालांकि मुझको कहा भी था, उन्होंने कहा फिर बाद में बैठाया जब मैंने 9 लिखे, फिर उन्होंने कहा आशीष जी आपको इस हिसाब से बताना चाहिए, जैसे कि मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी है, भीषम सहानी जी का तमस है, परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास जी का, और क्या कहते हैं अज्ञेय का शेखर एक जीवनी है, प्रेमचंद जी का गोदान है। कुल मिला के सभी उनको अलग अलग पृष्ठभूमि के, मैलांचल धर्मवीर भारती जी का है, फणीश्वरनाथ रेड्डी जी का है, इस तरह करके क्या कहते हैं अलग अलग मुझको सामाजिक पृष्ठभूमि इसके बताना चाहिए था उपन्यास, और अलग अलग भी बताना चाहिए था, लेकिन मैंने एक ही बता दिया था। यहाँ पे ये दोस्तों मुझसे गलती हो गई थी। उसको गलती क्या हो गई थी, मैं उनको संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया था। मैं मुझको क्योंकि अलग अलग राइटर के बताना चाहिए थे जिनकी अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि थी सभी उपन्यासों की, लेकिन मैंने प्रेमचंद्र जी के ही सभी बता दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि आशीष जी आपने सीटेट किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीटेट में मेरे 112 नंबर हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों में। प्राइमरी में 112 हैं और जूनियर वाले में पेपर 2 लेवल 2 में 111 नंबर हैं, और मेरे CDP में 30 में 30 नंबर हैं। हालांकि उन्होंने देखा भी था, तो मेरे जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, उसमें मेरे दोस्तों 30 में 30 नंबर है CDP में। तो उन्होंने कहा कि आपने सीटेट किया है आशीष जी? उन्होंने पूछा, दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 लोग पैनल में थे, जिनमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको गेस करता है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो आपको गेस ही करता रहता है, आपके हाव भाव आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, वो यही देखते हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि आशीष जी आपने सीटेट किया? मैंने कहा जी सर मैंने सीटेट किया। तो उन्होंने कहा कब किया है? तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने जुलाई 2020 वाला सीटेट का मैंने फॉर्म डाला था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं हुआ था, वो 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। तो कहा ठीक है। तो कहा कि सीटेट का पेपर कौन कराता है? मैंने कहा सर नहीं। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने उनको बताया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि सीटेट का पेपर कौन कराता है? तो मैंने कहा सर CBSE। तो कहा CBSE का क्या पूरा नाम है? तो मैंने कहा सर CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो कहा CBSE के चेयरमैन कौन है? तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं है, चेयरमैन मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताइए आशीष जी इस साल क्या कहते हैं बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो मैंने पढ़ा था कि रेत की समाधि के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला है, लेकिन मुझे याद नहीं था दोस्तों, तो मैं नहीं बता पाया था। तो मैंने उनसे बताया कि क्या कहते हैं सर मुझको सॉरी सर मुझको याद नहीं है, पढ़ा है मैंने लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि रेत की समाधि के लिए है, इस बार अनुवाद के लिए मिला है बुकर पुरस्कार। दोस्तों मेरे 2 क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बता पाया था अपने इंटरव्यू में, एक बुकर पुरस्कार वाला जो करंट अफेयर से रिलेटेड था, और एक ये CBSE के चेयरमैन। तो दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं 100 में 100% आप क्वेश्चन कोई भी नहीं बता पाता है, क्योंकि सब कुछ याद हो किसी को ऐसा कोई है नहीं है। फिर उसके बाद बोर्ड में मैं मिटाने गया, तो उन्होंने फिर मैं जब अपनी फाइल लिया और फिर फाइल लेके जब मैं जाने लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि आशीष जी 1 महीने अब जाके आपको उपन्यास और कहानी ही पढ़नी है। मुझको उन्होंने सिग्नल भी दिया था जब मैं कमरे से बाहर निकला, तो उन्होंने दोस्तों मुझको सिग्नल दिया, उन्होंने रुकवा के जब मैं अपनी फाइल लेके गेट के पास जब मतलब जाने लगा, उन्होंने कहा ठीक है। जो वो लोग मुझसे पूछ करके हर चीज़ छप गए थे। 20-25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था।
फिर जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझको कहा, जो चेयरमैन थे पैनल के, मेरे इंटरव्यू पैनल के, तो उन्होंने मुझको कहा आशीष जी अब आपको यहाँ से जाने के बाद में 1 महीने उपन्यास और कहानी पढ़नी है। मैंने कहा जी सर, थैंक यू सर, पढ़ूंगा सर। तो दोस्तों ये मेरा इंटरव्यू का अनुभव था जो केंद्रीय विद्यालय के मेरा हुआ था। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों बहुत ही मेरा बढ़िया रहा इंटरव्यू। कुछ देखिए गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, मानव स्वभाव है, और कुछ चीज़ भूल भी जाता है, कितना भी आप याद करके जाओ वहाँ पे कमरे में प्रवेश करते ही भूल ही जाता है। तो दोस्तों ये मेरा इंटरव्यू का अनुभव था केंद्रीय विद्यालय का। अगले वीडियो में फिर दोस्तों अभी मिलेंगे केंद्रीय विद्यालय से लेकर कोई भी अपडेट होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी की जिसको तैयारी करना हो, तो मैं दोस्तों जितना मुझे ज्ञान है केंद्रीय विद्यालय के बारे में और जितना भी हुए है, तो मैं दोस्तों आपको निःशुल्क केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति का वीडियो मत देखिए जो व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय का जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, जो व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय का कभी रिटन एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ है, और आपको ऐसे व्यक्ति सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसे तैयारी करिए। जिस आदमी ने कभी केंद्रीय विद्यालय का पेपर स्वयं क्वालिफाई नहीं किया है रिटन का, और वह आदमी आपको सलाह दे रहा है, आपसे ज़्यादा वो योग्य है क्या? वो तो गधा है जिसने कभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई किया है रिटन का, और उस आदमी से आप सलाह ले रहे हैं कि सर क्या होगा इंटरव्यू में, कैसे पूछा जाता है। अरे जिस आदमी ने केंद्रीय विद्यालय का रिटन ही नहीं क्वालिफाई किया वो आपको इंटरव्यू के बारे में क्या बता सकता है? आप बताइए पहले। तो दोस्तों एक बात बताऊं, आप स्वयं चिंतन और मंथन करिए कि क्या मुझको उन गधों से पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने कभी केंद्रीय विद्यालय का रिटन भी नहीं क्वालिफाई किया, या और केंद्रीय विद्यालय तो दूर जिन्होंने सीटेट का पेपर नहीं क्वालिफाई किया है, वे आज सलाह दे रहे हैं आपको केंद्रीय विद्यालय का। मुझको मैंने देखा यूट्यूब में, तब मुझे लगा कि मुझे भी अपना अनुभव बताना चाहिए। और मैं तो केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि दोस्तों देखिए आप पढ़िए, लेकिन उनसे पढ़िए जो व्यक्ति स्वयं सिलेक्टेड है या जिसने स्वयं उस जगह पे पहुंचा है। अब जो व्यक्ति जिसने केंद्रीय विद्यालय का रिटन ही नहीं कभी क्वालिफाई किया, वो आपको इंटरव्यू की क्या सलाह देगा, क्या तैयारी कराएगा? और 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 56 सब फीस चल रही। चलिए हटाइए दोस्तों, क्या चर्चा करना है उनकी। लेकिन आप लोग समझदार हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज मुझको कर सकते हैं। हिंदी देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको हिंदी साहित्य पूरा, हिंदी व्याकरण पूरी, और राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और यही CDP, ये मैं 5 विषय आपको 5 विषय पढ़ा सकता हूं। जो भी आपको पढ़ना हो या फिर केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो भी मुझसे सुझाव चाहिए या मेरी जितनी सामर्थ्य है उतना मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू की तैयारी करना है तो दोस्तों आप बताइए, जिस भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, डेमो पे चाहिए, या वहाँ पे क्या क्या पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सभी उत्तरों के, सभी प्रश्नों के आपके जवाब दूंगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।